हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है कला के तत्व की विस्तृत जानकारी का, यानी कि ये थ्योरी वाला एक वीडियो रहेगा जिसमें मैं विस्तृत रूप में आपको कला के तत्वों की जानकारी दूंगी, जिससे प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करें, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर इसमें कोई भी कमी लगती है तो वो भी आप ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, जो कि है कला के तत्व पर आधारित। चित्रकला के तत्व। कला के जो तत्व हैं वो हैं 6। कला के तत्व में पहला तत्व है रेखा। रेखा जो होती है वो होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो सीमाओं या बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, वो रेखा होती है। और रेखा में भी अलग अलग रेखाओं के अलग अलग अर्थ होते हैं, वो आपको विस्तार से बताऊंगी मैं। दूसरा तत्व होता है रूप। रूप जिसे कि साधारणतः वस्तु की आकृति होती है उसे रूप कहा जाता है, जिसका निश्चित आकार और उसका वर्ण होता है। तीसरा कला का तत्व है रंग। रंग जो है वो प्रकाश का गुण होता है और ये दृष्टि पर भी निर्भर करता है। रंगों के भी अलग अलग श्रेणियां हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक रंग। तीसरा कला का तत्व है तान। तान यानी कि किसी रंग का हल्कापन, उसका गहरापन, यह कहलाता है तान। पांचवा तत्व है पोत, यानी कि वस्तु के धरातल के गुण को पोत कहा जाता है, और ये मानव निर्मित भी होता है और प्राकृतिक निर्मित भी होता है, और मानव इसको निर्मित या सृजित भी करता है पोत को। छठवा गुण है जो तत्व है कला का, वो है अंतराल। अंतराल जो होता है वो दो रूपाकारों के मध्य के रिक्त स्थान का बोध कराता है, तथा इनके लिए इसमें स्थान, अंतरिक्ष, आकाश शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये चित्रकला के तत्व हैं 6: रेखा, रूप, रंग, तान, पोत और अंतराल। अब इनका हम परिचय जानते हैं। पहला है रेखा। तो रेखा जो होती है वो, जैसे कि बताया, सबसे छोटी इकाई होती है दृश्य कला की, और ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। कला सृजन में रेखा का बहुत मुख्य महत्व होता है, और सर्वाधिक सरल ये महत्वपूर्ण माध्यम भी है। और यह जो है सबसे छोटी इकाई होती है, और कई बिंदुओं के जुड़ाव या बिंदुओं के पंक्तिबद्ध समूह को से रेखा बनती है। और अलग अलग रेखाओं के अलग अलग महत्व होते हैं, और इसका वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि पहली जो है वो है सीधी, पड़ी अथवा लंबवत रेखा। सीधी खड़ी रेखा या लंबवत रेखा, ये जो होती है उसका, जैसे कि पेड़ सीधा खड़ा होता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, व्यक्ति खड़ा है। ये रेखाएं जो होती हैं वो मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता एवं शाश्वतता का ये अनुभूति जगाती हैं। खड़ी रेखा यानी कि लंबवत रेखा जो है, सीधी रेखा, उसके जो अर्थ होते हैं वो होते हैं उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, अभिजात्य, स्थिरता एवं शाश्वतता। दूसरी है सीधी, पड़ी या क्षैतिज रेखा। लंबवत रेखा को जो आधार प्रदान करती है, और ये मनुष्य विश्राम अथवा जब कोई व्यक्ति लेटा होता है, सुप्तावस्था में होता है, वो क्षैतिज रेखा यानी कि पड़ी रेखा उस तरह का भाव दिखाती है। ये रेखाएं मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता, मौन आदि भावों की द्योतक होती हैं। खड़ी रेखा जो बताया मैंने वो दिखाती है उच्चता, महत्वाकांक्षा, और पड़ी रेखा यानी कि सीधी रेखा जो होती है वो संतुलन, निष्क्रियता, विश्राम दिखाती है। मतलब जैसे सोई हुई अवस्था में कोई है तो मतलब कि वो विश्राम की अवस्था को दिखाती है सीधी रेखा। अगली है तिरछी अथवा कर्णवत रेखा। ये रेखाएं अंतराल में तिरछी या आड़ी होती है, जैसे कि स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं, ये कर्णवत कही जाती हैं। ये रेखाएं गति,
तीव्रता, उत्तेजना, व्याकुलता एवं नाटकीयता आदि भावों का संचार करती है। तिरछी अथवा कणवत रेखाएं गति, तीव्रता, उत्तेजना, व्याकुलता एवं नाटकीयता का भाव दिखाती है। अगली है कोणीय रेखा। कोणीय रेखाएं जो होती हैं वो शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती हैं और ये कोणीय रेखाएं कही जाती हैं। ये रेखाएं असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात के भावों को प्रस्तुत करती हैं। कोणीय रेखाएं जो होती हैं वो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात के भावों को प्रस्तुत करती हैं। एक पुंजीय रेखाएं, एक पुंजीय रेखा मतलब कि एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में जो फैलती हैं। ये रेखाएं शोभा, प्रसार, स्वच्छंदता, लिप्तता व अभिलाषा का भाव दिखाती हैं। अगली है चक्राकार रेखाएं, यानी कि वृत्ताकार एवं कुंडलित सर्पाकार रेखाएं जो होती हैं उन्हें चक्राकार रेखाएं कहा जाता है। ये रेखा दिखाती हैं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता के भावों को दिखाती हैं। चक्राकार रेखाएं दिखाती हैं गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता और पूर्णता का भाव। अगली है प्रवाही रेखा। प्रवाही यानी कि आगे बढ़ती हुई लहरीदार रेखाएं, लयात्मक रेखाएं भी बोलते हैं। ये रेखाएं जैसे नदी का बहाव होता है उस तरह का भाव दिखाती हैं और ये गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को दर्शाती हैं। प्रवाही रेखाएं जो होती हैं वो गति, माधुर्य, लावण्य आदि भावों को बताती हैं। चित्रकला का दूसरा तत्व है रूप। रूप जो होता है यानी कि जब हम कुछ सृजन करते हैं रूप का निर्माण आरंभ हो जाता है और रूप जो होता है वो चित्र का भूमि सक्रिय जो जैसे अगर हम कोई रूप बना रहे हैं तो मतलब कि वो कलाकृति सक्रिय हो जाती है और वह सक्रिय रूपों, आकारों तथा सहायक आकारों के मध्य विभक्त हो जाती है। इन्हें ही रूप कहा जाता है। इस प्रकार वह क्षेत्र या स्थान है जिसका निश्चित आकार और वर्ण है। इसका निर्धारण वस्तु के बाह्य रूपाकारों से होता है, यानी कि रूप जो है वो व्यक्ति जो चित्र बना रहे हैं, कोई भी कृति बना रहे हैं उसमें उसको दिखाता है कि क्या चीज़ बनी है। यानी आकृति के बिना सदृश्य जो दृश्य कलाएं हैं उनका अस्तित्व नहीं होता। रूप जो है वो एक आकृति है। आकृति की रचना विषय की आवश्यकता अनुसार किया जाता है, जैसे कि सादृश्य मूलक, आकृति मूलक या अमूर्त किसी तरह के रूप हो सकते हैं। उनका अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि रूप का वर्गीकरण है पहला नियमित। देखिए जैसे ये नियमित है मतलब कि हर तरफ की जो दिशाओं में जो बनाए गए हैं आकृति वो उसको बैलेंस कर रही है और एक सी है, नियमित है, हर तरफ एक बराबर से है। तो ये जैसे कि वृत्त, आयत, त्रिकोण, त्रिभुज, चतुर्भुज इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं वो नियमित आकृति हैं और इसको बैलेंस कर रही हैं। ये है नियमित आकार रचना। ये रूप का वर्गीकरण है नियमित। दूसरा है आयताकार। ऐसे रूपाकार जिनमें रेखाएं समकोण होती हैं। ये रूप स्थिरता, दृढ़ता, शांति, एकता के भाव को बताते हैं। आयताकार रूप दिखाते हैं स्थिरता, दृढ़ता, शांति, एकता। अगला रूप होता है त्रिभुजाकार। ये वे आकार हैं जिनका आधार शीर्ष की अपेक्षा चौड़ा होता है, जैसे पिरामिड का आकार, यानी कि नीचे से कम ऊपर जाके कम होता जाता है। ये आकार स्थिरता, सुरक्षा व शाश्वतता का व विकास का भाव दिखाते हैं। फिर है विलोम चतुर्भुजाकार। ये सभी जो हैं वो नियमित में आ रहे हैं, नियमित के भाग हैं। ये आकार उल्टे त्रिभुज की समान होते हैं जो त्रिभुज के रूपाकारों से विपरीत स्थिति में प्रदर्शित होते रहते हैं। ये रूपाकार अनिश्चित, अशांति, लिप्तता व शीघ्र परिवर्तन आदि भावों को उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त रूप को यथार्थवादी, अलंकारिक, सरल, काल्पनिक व प्रतीकात्मक भेदों के आधार पर भी समझा जा सकता है। प्रत्येक कलाकार अपनी भावना व संवेदनाओं के आधार पर
बाह्य स्वरूपों से प्रेरणा ग्रहण कर अपने चित्रों में मौलिक रूपों का सृजन करता है। तो रूप के ये अलग अलग प्रकार हैं। रूप में भी जो लिया है ये नियमित है। नियमित में जैसे कि अलग अलग हो गए, आयताकार, त्रिभुजाकार, विलोम, चतुर्भुज, इस तरह के। दूसरा होता है अनियमित। अनियमित में मतलब जरूरी नहीं कि दोनों तरफ एक सा ही उसमें शेप हो, उसका आकार हो। जैसे शंख हो गया, पत्ती हो गया, या ये जो डिज़ाइन आपके सामने बनी हुई है ये अनियमित रूप होता है, उसका एक उदाहरण है। तीसरा गुण है, जो तत्व है, वो है रंग यानी कि वर्ण। रंग जो है चित्रकला का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। रंग वस्तुतः प्रकाश का गुण है जो नेत्रों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा, मतलब नेत्र बताते हैं और मस्तिष्क के द्वारा जो हम अनुभव करते हैं ये। और इसमें जो प्रकाश अगर एक प्रिज्म में पड़ता है तो वो दिशाओं में अलग अलग फैलकर उसको एक सतरंगी जो आभा दिखाता है। जो प्रकाश के किरणें हैं जिसे विबग्योर कहा जाता है। वी यानी कि वॉयलेट बैगनी, आई फॉर इंडिगो यानी कि आसमानी, बी फॉर ब्लू मीन्स नीला, जी फॉर ग्रीन हरा, वाई फॉर येलो पीला, ओ फॉर ऑरेंज नारंगी, आर फॉर रेड। ये विबग्योर जो है वो इंद्रधनुष के 7 रंग हैं जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। और ये प्रिज्म की सहायता से भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से 7 रंग बढ़ते हैं। और प्रत्येक रंग के कुछ भौतिक गुण होते हैं जो इस तरह प्रत्येक रंग के कुछ भौतिक गुण होते हैं जिन्हें हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि रंगत, मान, प्रबलता, हल्की रंगत और गहरी रंगत। विशुद्ध रंग, दूसरा हल्की रंगत यानी कि प्रकाश, मध्यम रंगत यानी कि मध्यम, और गहरी रंगत यानी कि छाया यानी कि डार्क शेड। रंगत, रंगत जो है उसका स्वभाव, जो रंगों का स्वभाव है, मतलब कि रंग का जो नाम होता है वही उसकी रंगत है। जैसे कि लाल, पीला, नीला, जो हम नाम बोल रहे हैं वही उसकी रंगत है। मान, मान यानी कि रंग का हल्कापन और गहरापन, ये बताता है मान। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से रंग गहरा होता जाता है और सफ़ेद या श्वेत रंग मिलाने से रंग हल्का होता जाता है। देखिए, प्रकाश से लेकर अंधकार तक सफ़ेद रंग और काले के बीच अनेक मिश्रण हो जाते हैं और इनके मिश्रण से रंगों के मान को घटाया बढ़ाया जाता है। सफ़ेद रंग मिलाने से यानी कि श्वेत रंग मिलाने से मान बढ़ता है और काला रंग मिलाने से मान घटता है। अगला है प्रबलता। रंगों की प्रबलता का अभिप्राय प्रायः चटकदार रंगों से होता है। रंगों में चटकपन शुद्धता के कारण भी हो सकता है और किन्हीं रंगों के मिश्रण द्वारा भी, अर्थात जिन रंगों में चटकपन हो या जिन रंगों के मिश्रण से रंगों में तेजपन आ जाए, उन रंगों का यह गुण प्रबलता कहलाता है। हल्की रंगत यानी कि जब उसमें सफ़ेद रंग मिला देंगे तो हम रंगत हल्की हो जाएगी, और किसी रंग में जब हम काला रंग मिलाएंगे तो उसकी रंगत जो होगी वो गहरी हो जाएगी, जो कि उसका डार्क शेड यानी कि छाया दिखाएगी। अगला है रूप भेद, जिसके अंदर आते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक रंग। प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला, और जो कि मौलिक रंग होते हैं जिनको किसी और रंग के मिश्रण से नहीं बना सकते। द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिलाने से बन जाते हैं, जैसे कि नारंगी जो कि पीला लाल से बनेगा, लाल रंग और नीला रंग मिलाने से बनेगा बैगनी, और नीला और पीला रंग बनाने से हरा। ये कहलाएंगे द्वितीयक रंग यानी कि सेकेंडरी कलर। तृतीयक रंग वे होते हैं जो सेकेंडरी कलर के 2 रंगों के मिलाने से बनते हैं, जैसे कि नारंगी और बैगनी में मिला देंगे हम, तृतीयक रंग बन जाएगा। बैगनी हरा मिलाने पर तृतीयक बन जाएगा और हरा नारंगी मिलाने पर भी तृतीयक रंग बन जाता है। और इस तरह से ये कलर जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट भी हो जाते हैं। जैसे कि लाल देखेंगे, लाल रंग के सामने जो आ रहा है सेकेंडरी कलर पीला और नीला बनाने से हरा, वो हो जाएगा लाल का विरोधी। उसी तरह से पीले के सामने आ रहा है बैंगनी रंग जो लाल और नीला से बनेगा, तो वो हो जाएगा पीले का विरोधी। और उसी तरह से नीले के सामने आ रहा है नारंगी रंग जो कि पीला लाल से बनेगा मिलकर, वो हो जाएगा उसका विरोधी यानी कि पूरक रंग। इस तरह से होते हैं पूरक रंग।
अब जानते हैं अवर्णीय रंग। जैसे पूरक रंग मैंने आपको बता दिया कि जो सामने एक दूसरे के सामने आते हैं विरोधी रंग या पूरक रंग होते हैं। श्याम एवं श्वेत यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट को अवर्णीय रंग माना जाता है, लेकिन किसी भी रंगत की तानों के लिए दो रंग महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर जो है अवर्णीय कलर है, लेकिन किसी भी कलर में, किसी भी रंग में अगर हमें उसकी तान क्रिएट करनी होती है तो उसके लिए दोनों ही रंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उष्ण तथा शीतल रंग यानी कि हॉट और कोल्ड कलर जो होते हैं, देखिए इसमें एक चार्ट बना हुआ है। तो जो रंग प्रकाश के नज़दीक होते हैं वो उष्ण कलर होंगे और जो उससे दूर होते जाते हैं वो शीतल रंग हैं। जैसे कि रेड के शेड, येलो के, ऑरेंज के, ये सारे हो जाएंगे उष्ण रंग, और हरा नीले के शेड हो जाते हैं सारे कूल कलर्स कहलाते हैं। अक्सर पूछा भी जाता है, कई सारणी आती है कि इसमें से पहचानिए आप कौन सा रंग शीतल रंग है और कौन सा ऊष्मा का रंग है या उष्ण रंग है। उदासीन रंग, श्वेत और काला यानी कि सफ़ेद और काले रंग या इनके मिश्रण से बने रंग उदासीन रंग कहलाते हैं। रंग योजना, किसी भी चित्र की रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रंग विन्यास। चित्र में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंग योजना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रंग योजना द्वारा ही चित्र संयोजन को अच्छा बनाया जा सकता है। मतलब कई बार रंग इतना प्रभाव डालते हैं चित्र में कि अगर रंग योजना अच्छी हो तो वही चित्र सुंदर बन सकता है, और रंग योजना खराब हो तो वही चित्र खराब हो सकता है। एक वर्णीय रंग मतलब कि मोनोक्रोम कलर, जो एक ही रंग के शेड से, मतलब कि एक रंग को ही हल्का घेरा करके बनाए जाते हैं, वो एक वर्णीय रंग योजना के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि नीले के शेड में ये चित्र बना हुआ है, एक वर्णीय रंग योजना का उदाहरण है। बहुवर्णीय मतलब इसमें बहुत सारे रंग यूज किए गए हों, वो बहुवर्णीय रंग योजना का चित्र कहलाता है। लेकिन उसमें सामंजस्य और संतुलन का ध्यान रखा जाता है कि बहुत सारे रंग तो हों लेकिन वो ऐसा हो कि देखने में अच्छा लगे। विपरीत या पूरक रंग योजना, इसमें जब चित्र बनाते हैं तो दो प्रथम श्रेणी के रंग और उनसे एक विरोधी रंग यानी कि द्वितीय श्रेणी का रंग इसमें लेते हैं। यानी कि प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर में से जो उसका अपोजिट कलर हो उसको यूज़ करते हैं, या सेकेंडरी कलर ले रहे हैं तो उसमें तृतीय श्रेणी का कोई रंग ले सकते हैं जो उसके विपरीत या पूरक रंग योजना वाला हो। इस तरह से पूरक रंग योजना का भी चित्र बनता है। फिर रंगों की विशेषताएं और प्रभाव भी हैं। इससे पहले विरोधी रंग योजना मैंने बता दी, जो अपोजिट कलर होते हैं विरोधी रंग हो जाते हैं। और वर्णहीन रंग योजना, जिसमें चित्रांकन में श्वेत यानी कि सफ़ेद और काला रंग और भूरा रंग का प्रयोग करने से चित्र वर्णहीन कहलाता है। किसी भी चित्र में, जैसे बताया मैंने, वर्णहीन कलर सफ़ेद और काले होते हैं और भूरे को भी शामिल किया गया है। जब किसी चित्र में ऐसा रंग यूज़ करते हैं तो वो वर्णहीन रंग योजना होती है उसकी। जैसे कि रंगों को रंग की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, ये उदासीन या तटस्थ रंग कहलाते हैं। एक अच्छे चित्र में जिसे आकर्षित करने वाला चित्र जो होता है उसमें रंग योजना के लिए उपरोक्त तथ्यों का तथा रंगों की विशेषताओं, प्रभावों व गुणों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है, जिससे रंग एक प्रभावकारी आकर्षक लगे। रंगों की विशेषताएं और उनका रंगों का अर्थ, जैसे कि लाल रंग ये दिखाता है क्रोध, प्रेम, श्रृंगार, वीरता। पीला रंग प्रतीक होता है मानसिक सक्रियता को बढ़ाने वाला होता है, ऊष्मा का रंग होता है। इसमें प्रकाश, दिव्यता, प्रोत्साहन, आशा, संतुष्टि आदि प्रकट होती है। नीला रंग शांति का होता है, शीतलता का, एकाग्रता का प्रतीक होता है। इसमें आशा, लगन, आनंद, विशालता, ईमानदारी, मधुरता, निष्क्रियता, विस्तार, अनंतता, विश्वास, आत्मीयता एवं सद्भाव आदि भाव इसमें प्रकट होते हैं। ये नीला रंग की विशेषता है। हरा रंग, यह ताजगी का एहसास कराता है, मन को सुख की अनुभूति देता है। यह सौंदर्य, माधुर्य, सुरक्षा, विश्राम आदि को प्रकट करता है। बैंगनी रंग राजसी वैभव का प्रतीक है। इसमें सम्मान, रहस्य, समृद्धि, प्रभावशीलता, ऐश्वर्य, श्रेष्ठता, नाटकीयता एवं वीरता आदि प्रकट होती है।
इस रंग में लाल एवं नीले रंग के मिश्रित प्रभाव विद्यमान होते हैं, क्योंकि बैंगनी रंग लाल और नीले को मिलकर बनता है, इसलिए इसमें थोड़े से प्रभाव होते हैं। नारंगी रंग आध्यात्मिकता का सूचक होता है, ज्ञान का प्रतीक होता है। इस रंग से वीरता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान एवं गर्व आदि प्रकट होता है। सफेद रंग सूचक है शांति, शुद्धता, पवित्रता एवं सत्य का, और यह प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल होता है तथा शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है। काला रंग गंभीरता, एकांतवास का प्रतीक होता है। यह शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है। इसमें भय, शोक, आतंक, अवसाद, अंधकार एवं विश्वासघात आदि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब इसके आगे की हम जो चीज़ें हैं वो जानेंगे इसके दूसरे भाग में।